आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता क्या है। तो देखिए रिप्रोडक्शन नाम की जो टर्म है, इस टर्म के अंदर दो अलग अलग वर्ड हैं। इसमें एक वर्ड तो है री, और इसके अंदर जो इसका सेकंड वर्ड है प्रोडक्शन। तो री का मीनिंग होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रोड्यूस होना, मतलब कि बन जाना। तो किसी चीज का दोबारा से बन जाना, इट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो देखिए बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है इट इज ए biological process in which an organism produce another organism of इट्स टाइप। तो देखिए डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स टाइप। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन की टाइप को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके अंदर कि क्वेश्चन हमारा ये बनता है व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए जनरली क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि बताइए रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी क्यों है। तो व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, कि जो रिप्रोडक्शन है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी क्यों है। तो देखिए इसका एक आंसर बनेगा बिल्कुल छोटा सा। तो आंसर क्या देंगे? टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज रेस, कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज रेस इन नेचर। तो देखिए बिल्कुल आसान सा इसका आंसर है हमारा। क्वेश्चन पुट किया गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी क्यों है, और आंसर हमने क्या दिया कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज रेस इन नेचर, ताकि नेचर के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी स्पीसीज रेस को क्या कर सकें? कंटिन्यू बना के रख सकें। अब स्पीसीज रेस से हमारा मतलब क्या है? तो देखिए नेचर के अंदर जितने भी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, हर स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली इसी बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका एग्जिस्टेंस नेचर के अंदर लगातार बना रहे। एग्जिस्टेंस से हमारा मतलब होता है कि उनका जो वजूद है वो नेचर के अंदर लगातार बना रहे, वो प्रकृति के अंदर बने रहे और वो नेचर के अंदर से एक्सटिंक्ट, मतलब कि वो नेचर में से विलुप्त ना हो। ठीक है ना। तो नेचर के अंदर हर एक स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का एफर्ट हमेशा यही रहता है, वो लगातार इसी बात के लिए स्ट्रगल करते हैं। किस बात के लिए? कि स्पीसीज के उनके जो नंबर्स हैं, कि नेचर के अंदर उनके स्पीसीज के जो नंबर्स हैं वो लगातार क्या रहे? मेंटेन रहे। अब देखिए ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर हमारे अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें, हम और दूसरे ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आज से लाखों करोड़ों साल पहले आए थे
और हम देखते हैं और हमारा एग्जिस्टेंस भी एट प्रेजेंट नेचर के अंदर बना हुआ है, और हमारे अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं, जैसे कि भी कैट है, रैट है, एलिफेंट है, कैमल है, काऊ है, बफेलो है, तो ये ऑर्गेनिज्म भी हमारी तरह अर्थ के ऊपर लाखों करोड़ों साल पहले आए थे। अब इनका एग्जिस्टेंस भी हमारी तरह नेचर के अंदर बना हुआ है। अब ये लाखों करोड़ों साल पहले आए थे और अब तक बने हुए हैं। अब देखिए, लाखों करोड़ों साल की तो एज किसी की होती नहीं है, तो लाखों करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आए थे वही ऑर्गेनिज्म एट प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी क्या परफॉर्म करते हैं? वो सभी के सभी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के थ्रू वो सभी के सभी अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी संतान पैदा करते हैं, ठीक है ना। और जब उनकी ये ऑफस्प्रिंग्स अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आती हैं तो ये भी क्या करते हैं? फिर फर्दर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? फर्दर ये भी अपनी ऑफस्प्रिंग्स क्या है? प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए क्या है? तो इसलिए जनरेशन टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स लगातार क्या होती रहती हैं? प्रोड्यूस होती रहती हैं। और यही कारण है इस बात का कि लाखों करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आए थे उनका एग्जिस्टेंस, उनका वजूद अर्थ के ऊपर आज भी क्यों है? क्योंकि उस टाइम से लेके अब तक वो कंटिन्यूसली क्या करते आ रहे हैं? वो लगातार रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर दुनिया के अंदर मौजूद सभी ऑर्गेनिज्म क्या कर दें? रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर दें, अगर वो बंद कर दें, तो जो मेंबर ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं उनकी तो कभी ना कभी डेथ होगी ही, ठीक है ना। इससे क्या होगा? और रिप्रोडक्शन के बगैर जो उनकी और ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, और इसी कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर से उस स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे? परमानेंटली वो अर्थ के ऊपर से डिसअपीयर हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी स्पीसीज का नेचर में से एक्सटिंक्शन ना हो, उसकी विलुप्ति ना हो, ठीक है ना। उनके किसी स्पीसीज के, हर एक स्पीसीज के मेंबर्स के जो नंबर है वो नेचर के अंदर लगातार बने रहें, उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, ठीक है ना। और इसी बात के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। हमने पढ़ा कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन जो है वो कितने तरह का होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जनरली आप सभी को पता ही होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो जनरली दो तरह का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरी टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच fusion of male and female gametes is involved। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इट इज दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज इन्वॉल्व्ड। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब इस डेफिनेशन के अंदर एक न्यू टर्म आई है गैमेट्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने हमें बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स होते क्या हैं? तो देखिए, गैमेट्स होते क्या हैं? गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स। गैमेट्स क्या हैं? गैमेट्स आर द
सेक्स सेल्स। और जनरली सुना होगा आपने कि सेक्स सेल्स जनरली दो तरह के हैं, स्पर्म और एग। और हम सब जानते हैं कि जो स्पर्म है वो एक मेल गैमेट है और एग जो है वो क्या है, एक फीमेल गैमेट है। तो स्पर्म और एग दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज आर द सेक्स सेल्स। और इन सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द गैमेट्स। तो हम डेफिनेशन के अंदर ये भी लिख सकते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल इज इन्वॉल्व। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें स्पर्म और एग दोनों क्या करते हैं आपस में, दे गेट फ्यूज्ड टुगेदर। कि स्पर्म और एग दोनों आपस में इसमें इस रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन क्या होता है, शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म और एग दोनों क्या होते हैं आपस में, दे गेट फ्यूज्ड। और स्पर्म और एग के फ्यूज होने को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। इट इज ए वेरी कॉमन टर्म। और आप सभी को पता होगा कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म और एग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। मतलब कि इसमें स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या हो जाते हैं, फ्यूज, वो जुड़ जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद वो एक डिप्लॉइड सेल टाइप प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और फर्दर जाइगोट के अंदर क्या होता है, डिवीजन। और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और आगे चल के जो एम्ब्रियो है वो एक कंप्लीट, आगे चल के जो एम्ब्रियो है वो एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है। तो कहने का साफ मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के लिए ये बात जरूरी है कि स्पर्म और एग दोनों क्या हो आपस में, फर्टिलाइजेशन के थ्रू उनका फ्यूजन हो। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उनकी जो रिजल्टिंग सेल है वो क्या बनेगी, जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा। और जाइगोट डिवाइड करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर क्या कर देगा, आगे चल के कंप्लीट न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक टर्म इसमें और आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ना नेचर में बाई पेरेंटल बोलते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नेचर में बाई पेरेंटल होता है। यहां पे देखिए बाई का मीनिंग होता है टू और पेरेंटल का मीनिंग होता है पेरेंट्स, मतलब कि माता पिता, फादर एंड मदर। ठीक है ना। तो यहां पे इसका मीनिंग ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने बाई पेरेंटल बोला है। तो बाई पेरेंटल का मतलब क्या है, बाई पेरेंटल का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए। एक तो मेल पेरेंट चाहिए और एक क्या चाहिए, इसके अंदर फीमेल पेरेंट चाहिए। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक बॉडी जो है वो एक एज ए मेल पेरेंट बिहेव करेगी जिसमें, और जो दूसरी बॉडी है वो एज ए फीमेल पेरेंट बिहेव करेगी। तो उसके लिए हमें दो अलग अलग बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नेचर में बाई पेरेंटल होता है। और बाई पेरेंटल का मीनिंग क्या बताया कि इसके अंदर दो अलग अलग पेरेंट चाहिए। एक तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी मेल पेरेंट की, और एक इसमें हमें क्या पड़ेगी, जरूरत है फीमेल पेरेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। जो मेल पेरेंट है वो स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल पेरेंट है वो एग सेल को प्रोड्यूस करेगी। और आपको मैंने बताया कि स्पर्म और एग दोनों का जो फ्यूजन होता है किसके द्वारा, बाय द फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनता है, इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या है, एक न्यू यंग वन प्रोड्यूस हो जाता है। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाई पेरेंटल नेचर का रिप्रोडक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात और क्या होती है कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होते हैं, वो उन सभी की बॉडी के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, इंड्यूसेस वेरिएशंस। ठीक है ना। इंड्यूसेस वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स, कि जो वो सभी ऑर्गेनिज्म
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्या बताया, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताया कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, बहुत सारी वेरिएशंस इंड्यूस कर देता है। अब वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए वेरिएशन का मतलब होता है कि वेरिएशन मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है ना। अब देखिए जितने भी अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या सभी की का जो बॉडी नेचर है वो सभी का सेम है, नहीं होता। सभी की जो शक्ल सूरत है वो भी अलग अलग तरह की होती है। सभी की जो हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, इंटेलिजेंसी लेवल है, ठीक है ना, हेयर कलर है, यहां तक कि सभी का बिहेवियर भी क्या होता है, सब बिल्कुल अलग अलग तरह का होता है। तो देखिए जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने के बावजूद भी उन सभी की बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में इन डिफरेंसेस को ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द वेरिएशन। जैसे कि हाइट एक वेरिएशन है, स्किन कलर क्या एक वेरिएशन है, आई कलर एक वेरिएशन है, हेयर कलर क्या एक वेरिएशन है, ठीक है ना। सभी का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होना, ये भी क्या एक तरह की वेरिएशन है। सभी का बिहेव अलग अलग होना, ये भी एक तरह की वेरिएशन है, ठीक है ना। तो याद रखिए, अब एक ही फैमिली के अंदर एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं क्या वो सेम होते हैं, वो नहीं होते। सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स हैं उनके फीचर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो रियल सिस्टर या फिर रियल सिस्टर ब्रदर्स या फिर रियल ब्रदर क्या होते हैं, वो सेम होते नहीं होते। हालांकि जो रियल सिस्टर ब्रदर्स हैं वो सेम पेरेंट को शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस को इंड्यूस कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखिए हमने इसका ओवरव्यू पढ़ा है, व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है। इसका उल्टा कर दीजिए कि इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is not involved कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना है तो उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या है, जरूरी होता है। लेकिन यहां पे इस केस में मेल और फीमेल गैमेट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अंदर मेल गैमेट मतलब कि स्पर्म सेल और फीमेल गैमेट मतलब कि एग सेल, इसमें दोनों की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब क्या इसके अंदर, इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट मतलब इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। इसलिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए होता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नेचर में होता है कैसा, यूनिपेरेंटल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नेचर में बाई पेरेंटल होता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या बोला कि इट इज द यूनिपेरेंटल। यूनि का मीनिंग होता है सिंगल और पेरेंटल का मीनिंग आपको पता ही है कि क्या होता है, पेरेंट्स, ठीक है ना।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें हमें एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो होता है ना, और इसमें जो सिंगल पेरेंट होता है, उस सिंगल पेरेंट की बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट क्या करता है, ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो करता है, साइज में। इसमें एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए होता है, और इसमें सिंगल पेरेंट की बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट क्या करता है, साइज में ग्रो करता है, और क्या करता है, एंड प्रोड्यूस ए न्यू यंग वन, और एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है। तो यहां पे हमें दो अलग अलग पेरेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पे एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए होता है, और उस सिंगल पेरेंट की बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट क्या करता है, साइज में ग्रो करता है, और वही पार्ट साइज में ग्रो करके एक कंप्लीट न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस इंड्यूस कर देता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वेरिएशंस नहीं आती, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो दो अलग अलग पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए गैमेट्स फ्यूज हुए थे, इसलिए जो क्रोमोसोम थे, जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो दो तरफ से आया था। लेकिन यहाँ पे पेरेंट कितना है, सिर्फ एक है, इसलिए सिंगल पेरेंट के थ्रू ही कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाएगा। इसलिए जो ये न्यू यंग वन प्रोड्यूस होगा ना, ये न्यू यंग वन बिल्कुल अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होगा, मतलब कि ये अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर ही होगा, ठीक है ना, कि सिंगल पेरेंट से जो ये न्यू यंग वन प्रोड्यूस हुआ है, इसकी बॉडी के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी, मतलब कि जैसा ये पेरेंट खुद है, ठीक है ना, वैसा ही ये क्या कर देगा, एक न्यू यंग वन प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए वो सभी ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वो एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो, या इतना बोल सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं उनको? दे आर कॉल्ड एज द क्लोन्स। तो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड एज द क्लोन्स, ठीक है ना, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स की मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, आइडेंटिकल कॉपी हो। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आउटर बॉडी फीचर, और जीनोटिपिकली का मीनिंग क्या होता है, और जीनोटिपिकली का मीनिंग होता है जीन टाइप। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो बाहर से दिखने में और जीन टाइप में बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे हो, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द क्लोन्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड्स का यूज करते हैं।